दुबई की कहानी असल में एक बहुत बड़े जुए की कहानी है। एक ऐसा गांव जिसने एक भुला दिए गए मछली पकड़ने वाले गांव को चमकदार शहरों में से एक बना दिया। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे ना एक गहरा और काफी विवादास्पद सच भी छिपा है। यही है दुबई का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो ये दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है और वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया के कुछ सबसे कुख्यात अपराधियों के लिए सबसे पसंदीदा पनाहगाह भी है। सोचिए, शहर एक, पुलिस एक, लेकिन फोन चोरी पर सख्त सजा और $26 बिलियन के फ्रॉड पर पूरी प्रोटेक्शन। जैसे कि 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। उसका फाइनेंशियल हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। वो किसी घने जंगल या अंधेरी गुफा में नहीं, बल्कि अमीरों की इस दुनिया में रहता है जहां सलाखें नहीं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। या फिर ये डैनियल किनाहन, एक इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड जिसके सर पर $5 मिलियन का इनाम है। और वो कहाँ मिलता है? दुबई के एक कैफे में आराम फरमाता हुआ। कोई छिपना नहीं, कोई डर नहीं, एकदम नॉर्मल लाइफ। और ये हैं क्रिप्टो क्वीन रुजा इग्नातोवा। $4 बिलियन के घोटाले के लिए जिम्मेदार। और उसके चुराए गए पैसे कहाँ लगे? जी हाँ, दुबई की लग्जरी प्रॉपर्टीज में। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब बस एक चूक है, एक गलती, या फिर ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है? आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी दुबई के सबसे खास मेहमान बन जाते हैं? ये जवाब सुनिए। एक स्टिंग ऑपरेशन में दुबई का एक टॉप रियल एस्टेट एजेंट कहता है, हमें परवाह नहीं है। जब उससे पूछा गया कि क्या वो अवैध कैश से भरे बैग लेगा, ये एक लाइन दुबई के पूरे सिस्टम का सार है। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। पैसा कहाँ से आया, ये किसी की सिरदर्दी नहीं है। और बस यही वो दरवाजा है जिससे सारा अवैध पैसा शहर में दाखिल होता है। और ये है वो मशीन जो गंदे पैसे को साफ करती है। प्रोसेस इतना सिंपल है कि यकीन करना मुश्किल है। स्टेप 1, अपराधी अपना सारा अवैध कैश लेकर दुबई आते हैं। स्टेप 2, उस पैसे से आलीशान रियल एस्टेट खरीद लिया जाता है। और स्टेप 3, बस काम हो गया। वो अवैध कैश अब एक कानूनी तौर पर सुरक्षित प्रॉपर्टी बन जाता है। मतलब सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में जुर्म की कमाई एक वैध इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। तो ये कोई एक लूप होल नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। रियल एस्टेट के ऐसे कानून जहां मालिक का पता लगाना नामुमकिन है, गोल्डन वीजा जो प्रॉपर्टी खरीदने पर आसानी से मिल जाता है, और बहुत कम देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां, ये सब मिलकर पैसा छिपाने के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाते हैं। लेकिन ये सिस्टम लालच से नहीं, बल्कि हताशा और मजबूरी से पैदा हुआ था। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें 60 साल पीछे चलना होगा। एक ऐसे वक्त में जब दुबई के सामने अपने उसूलों और अपने वजूद में से किसी एक को चुनने की नौबत आ गई थी। एक के बाद एक मुसीबतें। पहले मोतियों का कारोबार डूबा, फिर आई महामंदी, और उसके बाद ऐसा भयानक अकाल पड़ा कि लोगों को छिपकलियां और सूखी पत्तियां खाकर जिंदा रहना पड़ा। दुबई बस तबाही के कगार पर खड़ा एक भुला दिया गया गांव था। और इस चार्ट से पूरी कहानी साफ हो जाती है। जब दुबई के पड़ोसियों को तेल के समंदर मिल रहे थे, तब दुबई को क्या मिला? बस एक छोटी सी बूंद। मतलब सऊदी अरब के पास 250 बिलियन बैरल, कुवैत के पास 101 और दुबई के पास सिर्फ 4। न तेल था, न कोई इंडस्ट्री। ऐसे में शेख राशिद को विरासत में सिर्फ एक वादा मिला जो उन्होंने अपने पिता से किया था, दुबई खत्म नहीं होगा। लेकिन इस वादे को पूरा करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें एक बिल्कुल नई सोच, एक नई रणनीति की जरूरत थी। तो शेख राशिद का दांव बहुत दालते और विवादास्पद था। उन्होंने बंदरगाह को गहरा करवाया, टैक्स लगभग खत्म कर दिए, भारत के साथ जो सोने की तस्करी हो रही थी उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया, और आखिर में एक ऐसा फ्री ट्रेड जोन बनाया जहां कॉर्पोरेट टैक्स था 0। मतलब फंडा एकदम क्लियर था, तेज व्यापार, सस्ता व्यापार और बिना सवाल पूछे व्यापार। दशकों तक तो ये मॉडल बहुत अच्छा चला, दुबई तरक्की करता रहा। लेकिन आखिर में दुनिया की जो फाइनेंशियल वॉचडॉग एजेंसीज हैं, उनकी नजर इस पे पड़ ही गई। मार्च 2022 में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब ये ग्रे लिस्ट एक तरह का ग्लोबल ठप्पा है जो कहता है कि कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से लड़ने के लिए कुछ खास नहीं कर रहा। ये दुबई की साख पर एक बहुत बड़ा धब्बा था और उसके बिजनेस मॉडल के लिए सीधा खतरा। लेकिन दुबई का जवाब भी उतनी ही तेजी से आया। फटाफट नए कानून बनाए गए, एक नया डिपार्टमेंट खड़ा किया गया, संपत्तियां जब्त हुई और 400 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर दूसरे देशों को सौंपा गया।
सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने अपना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही बदल डाला। और ये सुधार इतने असरदार थे कि FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट से हटा दिया, एक ऐतिहासिक वापसी। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी है। असल में शेख राशिद ने कोई नया या अनैतिक खेल नहीं बनाया था। उन्होंने तो बस एक ऐसे खेल को समझा था जिसे दुनिया की बड़ी ताकतें सदियों से खेल रही थीं। जब हम इतिहास देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है, चाहे वो लंदन हो जो औपनिवेशिक लूट और अमीर ओलिगार्क्स के पैसे पर बना, या फिर स्विट्जरलैंड जो नाजियों के सोने और तानाशाहों के खातों पर फला फूला। आज की कई नैतिक मानी जाने वाली आर्थिक शक्तियों की नींव काफी अनैतिक तरीकों से रखी गई थी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दौलत अक्सर पहले आती है और उसे सही ठहराने के लिए नैतिकता की बातें बाद में घड़ी जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि दुबई इस मामले में ज्यादा ईमानदार था, ज्यादा खुला था। और यहीं पर आके हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। क्या दुबई का उदय एक अपवाद था, या फिर इस बात का एक कड़वा और ईमानदार सच कि दुनिया में ताकत असल में ऐसे ही बनाई जाती है?